हेलो एंड वेलकम यू आर टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन का असाइनमेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट क्लास में इसकी थियरी खत्म की है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हियर वी आर विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। So let me read the question for you. Question is, a block of mass 2.5 kg is kept on a rough horizontal surface. It is found that the block starts sliding if a horizontal force of 15 Newton is applied to it. Also, it is found that it takes 5 seconds to slide 10 meter if the same horizontal force of 15 Newton is applied and the block is gently pushed to start the motion with initial velocity 1 meter per second. Taking g is equals to 10 meter per second square, calculate coefficient of static and kinetic friction between the blocks and the surface. सो लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन इस तरीके से है, जैसे ही मैंने 15 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया, ये ब्लॉक मूव करना चालू हो गया। ठीक है। और जब ये ब्लॉक मूव करना चालू हो रहा है तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड की है। ठीक है। इस ब्लॉक ने 5 सेकेंड के टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। और हमें पूछा गया है फाइंड आउट करो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है। ओके, सो म्यू एस एंड म्यू के इज द क्वेश्चन मार्क टू अस। So let's see the solution part of this. Okay, चलो solution part की बात करेंगे अभी हम। जैसे कि आपको पता है ये ब्लॉक है 2.5 kg का, जिसपे 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो गई है। 15 न्यूटन की फोर्स जब इस ब्लॉक पे अप्लाई हुई है तब ये ब्लॉक मूव स्लाइड करना चालू करता है। तब ये ब्लॉक स्लाइड करना चालू करता है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट 15 न्यूटन फोर्स, सी एवरीबडी देखेंगे, ये जो 15 न्यूटन का फोर्स है और यहाँ पर दिस इज द वेट 25 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन एन इन द अपर डायरेक्शन। 15 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक को राइट की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा। तो जो ग्राउंड सरफेस है ये इसकी मोशन को अपोज करने के लिए क्या कर देगा, इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। करेक्ट। और ये ब्लॉक 15 न्यूटन के फोर्स लगाने पे ही मूव किया है। 40 न्यूटन का जब फोर्स लगाया था तो ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, दैट 15 न्यूटन का फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस ब्लॉक। करेक्ट। तो ये 15 न्यूटन का फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, हमें पता है जब ब्लॉक मूव करना चालू करता है और जो फोर्स हमने उस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया है तो वो फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाता है। तभी तो ब्लॉक मूव करना चालू करेगा, है ना। तो 15 न्यूटन का फोर्स किसके इक्वल हो गया, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको एफ एल बोल देते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। चलो, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें मालूम पड़ गया। ओके, अभी हम बात करेंगे दैट वी आल्सो नो दैट लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और फॉर्मूला है, दैट इज म्यू एस इंटू एन। व्हाट इज म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। एज वी नो दैट ये जो ब्लॉक है इसकी मूवमेंट, आई विल से दैट दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। इस ब्लॉक की मूवमेंट वाई एक्सिस पे नहीं होने वाली। करेक्ट। इस ब्लॉक की मूवमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे होगी, ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस पे नेट फोर्स ब्लॉक की कितनी है, जीरो है। अगर वाई एक्सिस पे नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स जब जीरो होता है तब हमें पता है ऑल द अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस। सो अपवर्ड फोर्स कौन है, एन है, एंड डाउनवर्ड फोर्स क्या है, 25 न्यूटन है। ठीक है, तो एन की जगह मैं 25 पुट कर दूंगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 15 इज इक्वल्स टू म्यू एस, एन की जगह मैंने 25 पुट कर दिया। Therefore mu s का वैल्यू कितना मिला, it is 15 upon 25, that is 3 upon 5. So we got the value as 3 by 5. So that is the value of coefficient of static friction. So here we are with our first answer. Let's move to the second answer now. As we know that this block is moving in the horizontal direction और कुछ देर के बाद ये ब्लॉक यहाँ पर पहुंच गया। ओके, 2.5 kg ब्लॉक कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुंच गया। दिस इज द सेंटर ऑफ मास और ये ब्लॉक का डिस्टेंस था। इस ब्लॉक ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, द डिस्टेंस वैल्यू इज 10 मीटर। 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कितने टाइम में, 5 सेकेंड के टाइम में। करेक्ट। तो जब ब्लॉक मूव कर रहा है तब हमें पता है कि ब्लॉक के ऊपर कौन सी फ्रिक्शन लग जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगी। तो इस ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस ब्लॉक के ऊपर हमने बाहर से फोर्स दिया है कितने न्यूटन का, 15 न्यूटन का। इसका खुद का वेट दैट इज 25 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन एन। करेक्ट। और ये ब्लॉक अभी कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, दैट इज ए। सो हमें पता है जब ब्लॉक मूव कर रहा है, ब्लॉक की कोई भी मोशन वाई एक्सिस पे नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स वाई एक्सिस पे जीरो है, जिसका मतलब होता है अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। सो दैटफॉर एन का वैल्यू हमें फिर से 25 न्यूटन आ गया।
We will see the net force in the x direction. Net force in the x direction is 15 minus Fk. Obviously क्योंकि ये ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है तो 15 न्यूटन का फोर्स इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स. सो देयरफॉर नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज 15 माइनस Fk व्हिच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना है 2.5 एंड एक्सेलरेशन इज a, है ना. सो 15 माइनस Fk का हमें वैल्यू पता होता है, क्या होता है म्यू के n होता है व्हिच इज इक्वल्स टू 2.5a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इट इज 25. So therefore 15 minus 25 n is equals to 2.5a. Sorry, 25 mu k. 25 mu k is equals to 2.5a. अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को मैं 2.5 से डिवाइड कर दूंगा. सो हम 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 माइनस 10 म्यू के इज इक्वल्स टू a मिल जाएगा. सो दैट्स द इक्वेशन वी हैव. करेक्ट. अभी हमें अगर किसी तरीके से a पता चल जाए तो हमें म्यू के आराम से आ जाएगा, है ना. तो a पता करने के लिए ही हमें ये सारी वैल्यूज दी गई है. 10 मीटर 5 सेकेंड्स. सो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर टाइम 5 सेकेंड्स. तो अब ये सोचो हम कैसे निकालेंगे ये. ऑब्वियसली यूजिंग द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s का वैल्यू कितना है 10 मीटर. u का वैल्यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 1, टाइम इज 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम का वैल्यू 5 का स्क्वायर. ये 5 1 5, इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ तो -5 हो जाएगा. 10 माइनस 5 विल बी 5 विच इज इक्वल्स टू हाफ a. 5 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 25. सो 5 1 5 5 2 को यहाँ पर भेजो. सो 2/5 इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन हमें कितना आ रहा है, इट इज 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन. ओके, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा. सो 6 माइनस 10 म्यू के इज इक्वल्स टू 2/5. इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजो. सो 6 माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 10 म्यू के. टेकिंग एलसीएम 5 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया. 5 6 30, 30 माइनस 2 कम्स आउट टू बी 28. 28/5 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. 28/5 इज इक्वल्स टू 10 म्यू के. 5 5 14 सो देयरफॉर म्यू के का वैल्यू कितना आ रहा है हमें, इट इज 14/25. So this is the coefficient of kinetic friction. So in this way we need to solve this question. Please copy down, then we'll do the second one. Let's move to the next question. Believe me, very interesting question this is. So let me read the question. The question is, the masses of the blocks A and B are small m and capital M respectively. Between A and B there is a constant frictional force F, but B can slide frictionlessly on the horizontal surface. You can see the figure. A is set in motion with velocity v0 while B is at rest. What is the distance moved by A related to the B before they come with the same velocity? Okay. So I hope आपको क्वेश्चन समझ गया होगा, बट मैं फिर भी क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ. क्वेश्चन क्या है, इनिशियली A और B, A की वेलोसिटी v0 है, B रेस्ट पे था, B मूव नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन A मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v0 इनिशियली. तो यहाँ पर यह है, हमें क्वेश्चन पूछा गया कि A और B के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स F है और वो भी कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स F है, तो बताओ कि A ने B पे कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया बिफोर उनकी वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाए. उनकी वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाए मतलब कुछ देर के बाद B की वेलोसिटी A के साथ क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इसको थोड़ा और डिटेल में मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ. पहले एफबीडी हम बना देते हैं. जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ब्लॉक ए है, तो ये ब्लॉक ए है, तो ये ब्लॉक अगर राइट की तरफ जा रहा है विद अ वेलोसिटी v0, तो ऑब्वियसली b उसकी मोशन को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स बना देगा विच इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, विच इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन. सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स F, कैपिटल F हमें बोला गया है फ्रिक्शनल फोर्स. उसके बाद इस ब्लॉक का खुद का वेट दैट इज mg एंड द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n. करेक्ट. फाइन. नाउ क्लास, ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है. हमें पता है एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होती है जो डायरेक्शन फोर्स की होती है. तो इस ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है इन द लेफ्ट डायरेक्शन. तो इस ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन कहां पर लग रहा है, इन द लेफ्ट डायरेक्शन. नाउ द क्वेश्चन अराइज, इफ द ब्लॉक इज मूविंग विद द वेलोसिटी v0, ब्लॉक v0 वेलोसिटी के साथ राइट की तरफ जा रहा है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है लेफ्ट की तरफ. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस एक्सेलरेशन विल रिड्यूस द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक. ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, ब्लॉक की स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये कौन है, रिटार्डेशन है.
रिटार्डेशन का काम क्या होता है हमें पता है, ब्लॉक की स्पीड को कम करना। तो इससे समझ में आता है ए की स्पीड क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे ब्लॉक बी की। ब्लॉक बी की भी बात करना जरूरी है ना। तो ब्लॉक बी की बात करेंगे। चलो ये मतलब मान लो आपकी ब्लॉक बी है, अच्छी खासी लंबी वाली, है ना। इसका खुद का वेट दैट इज एम जी। ए इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, दैट इज एन, है ना। और यहाँ पर इसको नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड सरफेस देगा, दैट इज एन वन। क्लियर। लेकिन बी वाली ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। सी, बी ने ए पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाया लेफ्ट की तरफ, तो ऑब्वियसली ए बी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा कहाँ पर, राइट की तरफ। तो ए ने बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया राइट की तरफ, लाइक दिस। तो जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमें पता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो ब्लॉक है, बी वाली ब्लॉक, ये राइट की तरफ मूव कर रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन, मतलब बी ब्लॉक की स्पीड बढ़ेगी, बी ब्लॉक की स्पीड बढ़ेगी। क्लियर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। इनिशियली मतलब मान लो वी नॉट 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियली बी कितना था, 0 मीटर पर सेकेंड। अभी हर पॉइंट पे ए की स्पीड तो हमें समझ में आता है कम होता है, क्योंकि ए में रिटार्डेशन है और बी में एक्सेलरेशन है। मतलब बी की स्पीड बढ़ेगी, ए की स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर ए की स्पीड देखो कम होती जा रही है, 9 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, ये 8 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 7 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड, ये 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो देखो यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी मैच हो गई। करेक्ट। यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, मैच हो गई। आर यू गेटिंग क्लास। तो यही पूछा है कि बताओ हो, जब इन दोनों की वेलोसिटी मैच होती है, मैच होने पे ए ने बी पे कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ए ने बी पे कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये हमें बताना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट initial velocity of A with respect to B, which we know that initial velocity of A minus initial velocity of B, initial velocity of A कितना है, V नॉट है, और B की initial velocity 0 थी जो हमें पता है। तो ये हो गया हमारे पास V नॉट। अब बात करेंगे दैट acceleration of A with respect to B, what is the acceleration of A with respect to B। क्लियर। तो ये चीज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ दैट acceleration of A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। इस पे हम थोड़ी देर के बाद फिर से आएंगे, ठीक है। बट उसके पहले हम लोग देख लेंगे व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जब आप फाइनल वेलोसिटी देखोगे तो फाइनल वेलोसिटी दोनों का सेम है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे दैट वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली 5 माइनस 5 करोगे तो आंसर 0 आएगा। हालांकि मैंने एग्जांपल लिया है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ए का वेलोसिटी v होगा, बी का वेलोसिटी भी v होगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ऑफ बाय ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये चीज हमें पता करनी है। लेकिन अभी हमें हमारा काम होगा सबसे पहले पता करो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में कितना है। सो लेट्स कम बैक ओवर टू द डायग्राम। डायग्राम पे आ जाते हैं फिर से। ओके। तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे, वी नो दैट ये ब्लॉक का मास कितना है, ये ब्लॉक का मास है m, करेक्ट। और मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ दैट दिस इज माई एक्सेलरेशन a, और ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b। ठीक है। ओके। सो अभी हम बात करेंगे दैट वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो गया, इट इज फोर्स अपॉन स्मॉल एम। सेम ओवर हियर, फोर्स इज इक्वल्स टू, इसका मास कैपिटल एम है हमें पता है। सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी हमारे पास आ गया, दैट इज एफ अपॉन कैपिटल एम। बड़ा ही सिंपल चीज है, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, as you can see class, if I consider this as my x axis and this as my y axis, तो अब a की एक्सेलरेशन देखोगे, it is towards negative x axis, it is towards negative x axis, क्योंकि a का एक्सेलरेशन towards negative x axis है। तो एक्सेलरेशन ऑफ a में लिख दूंगा it is minus f upon small m, माइनस दिस वन। एक्सेलरेशन ऑफ b देखोगे it is towards positive x axis, तो f upon m लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। सो एफ अपॉन कैपिटल एम। सो यहाँ से मैं माइनस एफ कॉमन ले लूंगा, तो माइनस एफ हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या मिला हमें, इट इज 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम। एलसीएम ले लेंगे, सो माइनस एफ
capital M plus small m upon m into m. So that is the value of acceleration of A with respect to B. सब सही चल रहा है? ओके फाइन. तो अभी हम यूज करेंगे व्हाट वी विल यूज द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन टू गेट अवर आंसर. सो व्हाट इज द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का स्क्वायर करो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का स्क्वायर करो, प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी into displacement of A with respect to B. So this is the third kinematical equation that we know that. So velocity of A with respect to B 0, 0 put कर दो. Initial velocity of A with respect to B V0, मैं V0 put कर दूंगा. Plus 2 acceleration of A with respect to B is this value. So I'll write down minus F capital M plus small m upon m into m. Okay, so this is the value of acceleration of A with respect to B and displacement of A with respect to B. We will bring this entire term on the left hand side. So it comes out to be 2f m plus m upon mm into displacement of A with respect to B with is equals to V0 square. So displacement of A with respect to B कितना हो गया? It is m V0 square. यहाँ पर भेज दो सारे terms को. So m plus m into 2f. So this is the displacement of A with respect to B. So I hope you got this. So please copy down this. Then we'll move to the next numerical. Let's move to the next question. Very interesting question और बहुत ही challenging question है. ये question आप जरूर देखना. आपको मालूम पड़ेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है. Okay. So here we are with our question. So मैं question read कर रहा हूँ. So listen the question carefully. 4 blocks are arranged on a smooth horizontal surface as shown in the figure. The masses of the blocks are given. See the figure. The coefficient of static friction between the top and the bottom block is mu s. What is the maximum value of the horizontal force F applied to one of the bottom blocks as shown that makes all the 4 blocks move with the same acceleration? मतलब चारों की चारों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करना चाहिए. चारों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करने का मतलब क्या हुआ? देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स. ब्लॉक्स के बीच में कोई भी स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली हमें समझ में आता है हर जगह जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे. देखो क्लास ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस ब्लॉक की. एफ जो ब्लॉक बी है, इस ब्लॉक के ऊपर ए ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है विच इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक सी, और सी किसके ऊपर रखा गया है? डी के ऊपर रखा गया. ये वाली जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है. ये वाली जो सरफेस है वो क्या है? स्मूथ सरफेस है. तो अभी हम बात करेंगे ब्लॉक बी की. ध्यान से देखना, पहले हम ब्लॉक बी का एफबीडी बनाने वाले. तो ब्लॉक बी की एफबीडी बना देते सबसे पहले. दैट यहाँ पर कौन सा फोर्स है? दैट इज एफ फोर्स हमने जो अप्लाई किया है. बी वाली ब्लॉक पे इसका वेट लग रहा है, दैट इज mg. और ए वाला भी उसके ऊपर क्या दे रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड ने बी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दिया, दैट इज n1. ए और बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होगा क्लास. नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव करना चाहता है, तो ए उसकी मोशन को अपोज करेगा. कैसे? फ्रिक्शनल फोर्स लगा के लेफ्ट की तरफ. तो बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ, दिस वन. करेक्ट? ओके, नाउ लिसन केयरफुली. हमें पता है ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कॉमन एक्सेलरेशन के साथ चारों ब्लॉक्स मूव कर रहा है. करेक्ट? तो यहाँ पर मैं नेट फोर्स लगा दूंगा इन एक्स डायरेक्शन. सो नेट फोर्स हो गया F माइनस एफ विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक इज m एंड द एक्सेलरेशन इज a. तो F की अगर हम बात करेंगे, F इज इक्वल्स टू F प्लस ma. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे क्लास, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ. एफ की सबसे बड़ी वैल्यू पता करनी है. तो हमें पता है अगर एक्स की मुझे एक्स का वैल्यू अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो बढ़ते जाएगा. एफ कभी बढ़ेगा जब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, है ना. और फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्योंकि हमें पता है देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स. ब्लॉक्स के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी. तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? देयरफॉर आई कैन से द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. तो मतलब ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका है. मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रही है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे
पहुंच चुका है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे ब्लॉक ए की। तो ये ब्लॉक ए है हमारा, इसका मास है m, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका वेट हो गया mg। बी उसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है n इन द अपर डायरेक्शन। ए ने बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बनाया था लेफ्ट की तरफ, तो ऑब्वियसली बी ए पे फ्रिक्शनल फोर्स बनाएगा राइट की तरफ। सो दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ए के ऊपर स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो टेंशन डेवलप करेगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो दिस इज द टेंशन। सो दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, भूलना नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है दैट n इज इक्वल्स टू mg। n अगर mg के इक्वल हो गया तो हमें पता है दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू n, म्यू एस एन, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑल द ब्लॉक्स, बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू एस। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू है mg, सो म्यू एस mg, म्यू एस mg, दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी। ए और बी के वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका है। सो एफ एल का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? म्यू एस mg हो गया। करेक्ट, ओके। तो चलो इतना समझ में आता है। नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली। ये पूरा सिस्टम राइट की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, तो ऑब्वियसली ब्लॉक ए भी ए एक्सेलरेशन के साथ राइट की तरफ जा रहा है। तो अगर ब्लॉक ए राइट की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन द टेंशन। ये फ्रिक्शनल फोर्स टेंशन से बड़ा होगा तभी तो राइट की तरफ जाएगा ना, क्योंकि नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। तो इससे समझ में आता है दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन द टेंशन। फ्रिक्शनल फोर्स टेंशन से बड़ा हो गया। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? टेंशन से बड़ा हो गया। तो अभी यहां पर ध्यान से देखो क्लास, अभी बात करेंगे ब्लॉक सी की। अभी हम बात करेंगे ब्लॉक सी। तो ब्लॉक सी पे ये जो टेंशन है, ये ब्लॉक सी को आगे की तरफ खींचना चाहता है। तो डी उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि डी के रिस्पेक्ट में सी राइट की तरफ जा रहा है। तो डी क्या करेगा? सी को रोकने की कोशिश करेगा। कैसे? बाय अप्लाइंग अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द बैक डायरेक्शन। तो यहां पर इसको मैं बोलूंगा F1। सपोज ये फ्रिक्शनल फोर्स F1 है, करेक्ट, ओके। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमें आ गया F1, इसका खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं n, करेक्ट, ओके। नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली। जैसे कि हमें पता है यहां पर देखो, अगर ये फ्रिक्शन मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू एस एन विच इज इक्वल्स टू म्यू एस एम जी, है ना। ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, हुआ नहीं है, मैं मान रहा हूं कि ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। तो जब ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एस एम जी। म्यू एस एम जी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो ए और बी ब्लॉक के बीच में भी तो लग रहा था, दैट इज एफ, दैट इज एफ, करेक्ट। लेकिन हमें पता है, ध्यान से समझना, यहीं पे पूरे क्वेश्चन का ट्रिक है। लेकिन हमें पता है जो एफ है वो टेंशन से ज्यादा है। एफ क्या है? टेंशन से ज्यादा है। अगर एफ है ना, यहाँ पर हमने डिराइव किया है, एफ टेंशन से अगर ज्यादा हो गया तो कैन आई से दैट F1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन टेंशन। F1 भी क्या होगा? टेंशन से ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि एफ और F1 इक्वल हो गया। अगर मैंने इसको मैक्सिमम मान लिया तो अपनी लार्जेस्ट वैल्यू पे आ गया, तो एफ और F1 तो इक्वल हो गया, तो जिसकी वजह से F1 का भी टेंशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। F1 भी क्या होगा? टेंशन से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर F1 टेंशन से ज्यादा हो जाएगा बच्चों, तो ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली हमें पता है ये सारे ब्लॉक्स का एक कॉमन एक्सेलरेशन होना चाहिए, विच इज इन द राइट डायरेक्शन, विच इज इन द राइट डायरेक्शन। तो ये ब्लॉक सी ब्लॉक भी राइट की तरफ जा रहा है विद अ कॉमन एक्सेलरेशन दैट इज ए। तो इससे क्या समझ में आता है? इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन ए, तो इससे समझ में आता है कि ये वाला कंडीशन वैलिड नहीं है। तो कौन सा कंडीशन वैलिड है? द कंडीशन विच इज वैलिड दैट टी इज ग्रेटर देन F1। टी F1 से बड़ा होगा तभी ही ये ब्लॉक राइट की तरफ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? F1 का जो वैल्यू है, इससे क्या समझ में आता है? F1 का जो वैल्यू है वो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, इक्वल भी नहीं बोलूंगा मैं, कम है। ठीक है, F1 लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था इसका? म्यू एस एम जी था, तो इससे तो कम ही है, इससे क्या है? कम है। अपनी लिमिटिंग वैल्यू से F1 की वैल्यू क्या है? कम है। आर यू गेटिंग दिस? तो इससे हमें समझ में आता है
कि यहाँ पर ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम से कम है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ही पूरा ट्रिक है। काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको म्यू एस एम जी ले लेते हैं और सॉल्व करना चालू कर देते हैं, फिर फाइनल आंसर रॉन्ग आता है उनको। दैट इज द रॉन्ग थिंग। ठीक है, तो आपको इतनी बारीकी से समझना है ये सारी चीजों को। करेक्ट। तो चलो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। तो इससे समझ में आता है कि F1 अपनी लार्जेस्ट वैल्यू पे नहीं है, तो हम इसको म्यू एस एम जी नहीं लिख सकते। ठीक है, अब बात करेंगे ब्लॉक डी की। ऑब्वियसली अगर डी ने सी पे फोर्स लगाया है लेफ्ट की तरफ, तो सी डी पे फोर्स लगाएगा राइट की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर आ जाएगा राइट की तरफ, दैट इज F1। डी का खुद का वेट होगा, दैट इज mg। सी उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देगा n, ग्राउंड उसको नॉर्मल रिएक्शन देगा n1, एंड दिस ऑल्सो मूव्स विद कॉमन एक्सेलरेशन a। यहाँ पर सारी ब्लॉक्स कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो अभी हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो अभी अभी सिर्फ कुछ नहीं करना, न्यूटन की लॉ लगा देना, आंसर आ जाना है। ठीक है, F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 इसका मास कितना है m, so frictional force is the responsible to give this acceleration, so F1 is equals to mass into acceleration। चलो F1 का वैल्यू आ गया हमें, F1 का वैल्यू हमें आ गया, that F1 is equals to mass into acceleration। यहाँ पर बात करेंगे that T minus F1 is equals to mass into acceleration, इस ब्लॉक का मास स्मॉल m ना, so यहाँ पर T minus F1 का वैल्यू है ma is equals to ma, so T is equals to ma plus ma, so therefore टेंशन कितना हो गया, it is m plus m n बार a। तो चलो टेंशन भी आ गया। बात करते हैं अभी ब्लॉक ए की। ब्लॉक ए पे हमें पता है दैट फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज म्यू एस एम जी, सो म्यू एस एम जी माइनस टी विच इज इक्वल्स टू, इस ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो टी का वैल्यू कितना है, m प्लस एम ए, तो यहाँ पर लिख देंगे म्यू एस एम जी माइनस टी का वैल्यू है m प्लस एम ए विच इज इक्वल्स टू एम ए, इसको राइट हैंड साइड भेजो, therefore म्यू एस एम जी इज इक्वल्स टू m प्लस m, है ना, और मैंने a कॉमन ले लिया, तो m प्लस एम बिकम्स 2m, तो मैं यहाँ पर 2m लिख दूंगा डायरेक्टली। तो एक्सेलरेशन भी आ गया हम लोग को, दैट इज म्यू एस एम जी अपॉन m प्लस 2m, so that is the value of acceleration। come back over here, यहाँ पर ये हमें फॉर्मूला आया था, सो F माइनस F की वैल्यू कितनी थी, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स A एंड B, दैट इज म्यू एस एम जी। करेक्ट, सो म्यू एस एम जी विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज म्यू एस एम जी, सॉरी म्यू एस एम जी अपॉन m प्लस 2m, सो देयरफॉर F का वैल्यू कितना हो गया, इट इज m म्यू एस जी अपॉन m प्लस 2m प्लस म्यू एस एम जी। कैन आई टेक म्यू एस एम जी कॉमन, यस यू कैन टेक। सो म्यू एस एम जी मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिला, m अपॉन m प्लस 2m प्लस 1, टेकिंग एलसीएम, सो म्यू एस एम जी इट बिकम्स m प्लस 2m अपॉन m प्लस 2m, है ना, m प्लस m बिकम्स 2m, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको 2m, फिर हम क्या करेंगे 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली हमें फोर्स आ गया, दैट फाइनल फोर्स कम्स आउट टू बी 2 म्यू एस एम जी m प्लस m अपॉन m प्लस 2m, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। क्लियर। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो प्लीज कॉपी डाउन, देन विल डू द नेक्स्ट वन। So let's move to the next question. So the next question is, let me read the question. Yeah. So the question is, each of the three blocks in the figure has a mass of 10 kg. The coefficient of static and kinetic friction at each surfaces of contact between the blocks are 0.3 and 0.2 respectively. The ground is smooth. Determine the acceleration of each block when the horizontal forces as shown is applied. Okay. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है दैट द ये सारे ब्लॉक्स और सरफेस के बीच में, लाइक ब्लॉक सी एंड सरफेस के बीच में देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है, और इन सारे ब्लॉक्स के बीच में द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.3 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल दिस ब्लॉक्स। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम हो, या तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन अलग हो, या फिर ए बी का सेम हो, सी का अलग हो, या फिर बी सी का सेम हो, ए का अलग हो। तो हम चेक कर लेते हैं कि किसका एक्सेलरेशन है सेम और या फिर डिफरेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे
हम ऐसा अज्यूम करके चले गए दैट ऑल दिस 3 ब्लॉक्स आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूंगा। सो अगर मैंने पूरा एक सिस्टम मान लिया, सो दिस इज माय एंटायर सिस्टम। ओके, ये पूरा मेरा एक सिस्टम है। तो ये पूरे सिस्टम का मास कितना है? ए का मास 10 kg, बी का मास 10 kg एंड सी का मास 10 kg एज दे हैव द इक्वल मासेस। तो टोटल मास हो गया 30 kg, जिसकी वजह से 300 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा। सो दिस इज अ मास ऑफ 30 kg एंड यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर की तरफ। इस ब्लॉक के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन द राइट डायरेक्शन एंड 25 + 15 विच इज 40 न्यूटन फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो इस पूरे सिस्टम का मैंने एफबीडी बना दिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ग्राउंड और इस सरफेस के बीच में देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पर। ओके, तो ये पूरा सिस्टम मैंने अज्यूम करके मैंने यहाँ पर बना दिया इस चीज को। तो यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं दैट इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। तो हम बात करेंगे नेट फोर्स की। सो नेट फोर्स इज 100 - 40 विच इज इक्वल्स टू मास दैट इज 30 इंटू एक्सेलरेशन ए। 100 - 40 we know that it is 60 which is equals to 30a। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया? इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। अभी हम चेक करेंगे क्या ए बी के ऊपर स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, बट बिफोर दैट नाउ सी हियर इफ दिस इज ब्लॉक ए, अगर ये आपका ब्लॉक ए है तो ए का वेट कितना होगा? ए का मास है 10 kg, जिसकी वजह से उसकी वेट हो गई 100 न्यूटन। बी उसको नॉर्मल रिएक्शन देगा दैट इज एन। ओके, अभी ए का फोर्स कितना है यहाँ पर? 25 न्यूटन। ए पे फोर्स कितना है? 25 न्यूटन। और हमने ऐसा अज्यूम किया था कि ये ब्लॉक राइट की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए। तो इसको राइट की तरफ लेके जाने का काम किसने किया? ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स ने किया विच इज प्रेजेंट बिटवीन बी एंड ए। जो फ्रिक्शनल फोर्स बी और ए के बीच में प्रेजेंट था, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको राइट की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट। ओके, सो नाउ इफ यू विल सी फ्रॉम दिस diagram as we know that f minus 25 which is equals to mass into acceleration। ब्लॉक का मास कितना है? 10 kg। तो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, 10a, करेक्ट। ए का वैल्यू कितना हमारे पास? 2। So therefore I will write down f minus 25 is equals to 10 into 2। 10 2 comes out to be 20 minus 25 को आप राइट हैंड साइड भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो बन के आ रहा है वो आपका है 45 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स बन के आ रहा है वो कितना है? 45 न्यूटन। ओके फाइन, तो चलो समझ में आता है फ्रिक्शनल फोर्स 45 न्यूटन का होगा, तभी ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन के साथ राइट की तरफ जाएगा। लेकिन हमें ये भी तो चेक करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन आ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना। जब हमने मान के चल रहे हैं कि ये तीनों ब्लॉक्स एक कॉमन एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ए और बी में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही। ए और बी में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी तो ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो चलो देखते हैं ए और बी के बीच में मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की कितनी आती है, जो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है म्यू एस एम जी। म्यू एस का वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस? इट इज 0.3, है ना। और मास कितना है? 10 है, जी का वैल्यू भी 10 है। सो ये हो गया 0.3 इंटू 10 दैट इज 3। 3 इंटू 10 कम्स आउट टू बी 30 न्यूटन। मतलब आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हो फ्रिक्शन, अगर उस ब्लॉक ए को मुझे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करवाना है तो कम से कम इतनी फ्रिक्शनल फोर्स होनी चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 30 न्यूटन ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ब्लॉक ए है ये इस एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर रहा। इससे समझ में आता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 30 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है 30 न्यूटन से ज्यादा आ रहा है हमें, इसका मतलब हमें समझ में आता है कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर रहा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव नहीं कर रहा। ओके, अगर ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव नहीं कर रहा तो इससे समझ में आता है कि ए वाला जो ब्लॉक है बी के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ए वाला ब्लॉक है बी के ऊपर क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, क्योंकि ए की एक्सेलरेशन और बी और सी की एक्सेलरेशन क्या थी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, है ना। जब हम मान के चल रहे कि तीनों ब्लॉक एक साथ जा रहे हैं तो हमने अभी प्रूव कर लिया कि ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नहीं जा रहा है, उसकी कोई दूसरी एक्सेलरेशन होगी। तो इससे समझ में आता है ए बी पे क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है।
तो स्लाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन अभी पिक्चर में आ जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन। एन का वैल्यू हमें पता है 100 न्यूटन है, म्यू के का वैल्यू कितना है 0.2। सो 0.2 इंटू 100 विच कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। सो ये आ गया हम लोग को काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हम ब्लॉक ए की बात करेंगे फिर से। चलो इतना समझ में आता है कि ये अभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नहीं मूव करेगा। लेट्स से अभी इसकी जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज a1। ये एक्सेलरेशन हमने कितनी ले ली, a1 ले ली। और अभी ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। करेक्ट। चलो लेट्स सी नाउ, यहाँ पर हम न्यूटन लॉ लगा देंगे फिर से, दैट इज एफ के माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था इसका, 10 था, और एक्सेलरेशन इज a1। एफ के का वैल्यू हमें पता है कितना है 20। सो इट विल बी 20 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू 10 a1। 20 माइनस 25 कम्स आउट टू बी -5 विच इज इक्वल्स टू 10 a1। तो a1 का वैल्यू कितना आ रहा है हमें -5/10 आ रहा है, विच इज -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 1। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन हमने राइट ली है वो डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, फाइन। तो आपका ये आंसर आ गया, आपको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए मिल गया। नेक्स्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो अभी हम फाइंड आउट करना है क्या बी और सी दोनों एक साथ चल रहा है या बी सी के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये भी हमें पता करना पड़ेगा अभी। ठीक है, ऐसे ही आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल लग रहा था बट उतना सिंपल है नहीं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किसका, बी एंड सी का। नाउ फॉरगेट अबाउट दिस, ए का वैल्यू आ गया, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है अभी हमें। ओके, अभी हम ऐसा मान के चलेंगे कि बी और सी दोनों एक साथ मूव कर रहा है, बी और सी अभी एक साथ मूव कर रहा है, पहले ये मान के चलो। सो नाउ सी हियर, इफ दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक सी, ये दोनों एक साथ मूव कर रहा है। लेट्स से ये जब एक साथ मूव कर रहा है तो इनका एक्सेलरेशन ए है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ए वाला ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा अभी एक साथ। ठीक है, मतलब ए वाला ब्लॉक बी और सी पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो दिस इज द ब्लॉक बी एंड सी, इन दोनों का टोटल मास कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 के जी प्लस 10 के जी कम्स आउट टू बी 20 के जी। तो इनका मास है 20 के जी, जिसकी वजह से 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लेट्स से एन। करेक्ट। ओके, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो बी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। जो कौन लगा रहा है, ब्लॉक ए लगा रहा है। और कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। करेक्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, हमें कितना आ रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन था। एन फॉर ब्लॉक ए, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ब्लॉक ए। सो म्यू के का वैल्यू कितना है 0.2, और ब्लॉक ए के लिए नॉर्मल रिएक्शन हमें थोड़ी देर पहले कितना आ रहा था, इट इज 100 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, भूलना नहीं है। ठीक है, हमने ब्लॉक ए की तरफ, जब ब्लॉक ए का हमने काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट किया था तब हमें 20 न्यूटन आ रहा था। ओके, अभी बी का, बी पे फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन की फोर्स है बी के ऊपर, तो बी पे 100 न्यूटन की फोर्स मैंने बना दी। सी पे फोर्स कितनी है, 15 न्यूटन का फोर्स है, तो मैंने सी पे भी 15 न्यूटन का फोर्स बना दिया। तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी एंड सी कंबाइन एज अ सिस्टम। तो नेट फोर्स हो गया हमारा 100 -20 -15। सो -20 -15, मास कितना है 20 विच इज इंटू ए, 20 इंटू ए। ठीक है, 20 इंटू ए। सो 100 -20 80, 80 -15 कम्स आउट टू बी 65। ठीक है, सो ये हो गया 65 इज इक्वल्स टू 20 ए। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, इट इज 65/20। क्लियर। सो 5 4 जा 5, 13 जा, you can say, so it comes out to be 13/4 meter per second square. This is the common acceleration between the two blocks. Fine. तो अभी हमें देखना है क्या ब्लॉक बी ब्लॉक सी के ऊपर स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज हमें समझनी है। तो जैसे कि हमने जब जैसे ब्लॉक ए के लिए किया था वैसे ही हम ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के लिए करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी ब्लॉक बी की, दिस इज माई ब्लॉक बी। ब्लॉक बी के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ब्लॉक बी के ऊपर, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ 20 न्यूटन। और यहाँ पर ब्लॉक सी के एंड पे, बी के एंड पे यहाँ पर हमें लग रहा है दैट अनदर फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एफ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट।
क्योंकि बी पे 100 न्यूटन का फोर्स है तो ऑब्वियसली बी ग्रेटर फोर्स के साथ राइट की तरफ जाएगा, तो सी उसको रोकने की कोशिश करेगा बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हमें पता है कि ये ब्लॉक कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लो। व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स? सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर बी के ऊपर एक तो खुद का बी का वेट दैट इज 100 न्यूटन, ए भी उसके ऊपर अपना वेट डालेगा, है ना, दैट इज 100 न्यूटन, और यहाँ पर सी उसको क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा दैट इज एम। तो 100 प्लस 100 comes out to be 200 न्यूटन, करेक्ट। तो एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस एन। म्यू एस का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0.3। सो 0.3 इंटू 200 विच कम्स आउट टू बी 60 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा 60 न्यूटन हो सकता है। अगर आपका ये वैल्यू 60 न्यूटन से ज्यादा आएगा तो अब हम देखेंगे कि क्या केसेस होने वाला है। ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बी सी पे स्लाइड कर रहा है। अगर ये वैल्यू कम आ गया तो मतलब बी सी पे स्लाइड नहीं कर रहा है, तो मतलब बी और सी दोनों कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस पार्ट। सो यहाँ पर जब आप देखोगे 100 माइनस 20 माइनस एफ, तो 100 माइनस 20 माइनस एफ, ओके, नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, विच इज इक्वल्स टू मास दैट इज 10 एंड द एक्सेलरेशन इज 13/4। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स को आप राइट हैंड साइड भेज दोगे, 100 माइनस 20 कम्स आउट टू बी 80, और इस पार्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओगे। सो 10 इंटू 13/4, सो 80 इंटू 4 कम्स आउट टू बी 320, है ना, और यहाँ पर आ गया 130/4, करेक्ट। तो 0 9 एंड 1, ओके, सो 190/4। सो 190/4 कितना आ जाएगा, 4 1 4 4 16, 47 पॉइंट या 47.5 न्यूटन। सो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 47.5 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक बी एंड सी, करेक्ट। ओके, फाइन। तो यहाँ पर आप देखोगे जब ये फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है, कम है, तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी के बीच में कौन सी फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, बी सी के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, और हमारा जो लॉजिक था दैट बी एंड सी बोथ विल मूव टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन, दैट लॉजिक इज करेक्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी और एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना होगा, 13/4 होगा। तो इससे हमें मालूम पड़ता है दैट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी मीन्स इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी, ओके, दोनों सेम होगा, विच इज 13/4 मीटर per second square. So in this way we need to solve this question. So I hope you like this lecture. If you like this lecture then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you.